नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे आज से ग्राम समाज व विकास को। ग्राम समाज व विकास का जो एकदम लेटेस्ट एकदम नया सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्राम समाज व विकास में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंशन किए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को आज से हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है ग्राम समाज व विकास का। जो आपके सिलेबस में मेंशन है वह है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह हमारा पहला टॉपिक है आपके ग्राम समाज व विकास का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इस टॉपिक से जुड़े हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट और फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए कि जो ग्राम प्रशासन होता है, जो ग्रामीण प्रशासन होता है या स्थानीय स्वशासन होता है, उसका मतलब होता क्या है। तो ग्रामीण प्रशासन अथवा स्थानीय स्वशासन से मतलब होता है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बना के, यानी कि ग्राउंड लेवल पर, यानी कि बिल्कुल निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। उसी को हम कहते हैं ग्रामीण प्रशासन या स्थानीय स्वशासन। तो ये छोटी सी डिफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए कि ग्रामीण प्रशासन या स्थानीय स्वशासन से मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि एकदम ग्राउंड लेवल पर, एकदम निचले स्तर पर लोगों को जो है भागीदार बनाया जाए। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है। भारत में जो ग्रामीण प्रशासन है, ग्रामीण प्रशासन संस्थाओं का जो अस्तित्व है यह प्राचीन काल में मौर्य काल से ही चला आ रहा है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। भारत में ग्रामीण प्रशासन संस्थाओं का जो अस्तित्व है वो प्राचीन काल में लगभग आपका मौर्य काल से ही देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारत में स्थानीय स्वशासन का जो प्रारंभ बताया वायसराय जो उसमें था भारत का, ब्रिटिश भारत का लॉर्ड रिपन, उसी के समय में माना जाता है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो प्रारंभ है वायसराय लॉर्ड रिपन के समय से माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका जो PDF है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, जो लॉर्ड रिपन था उसको भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक माना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर सन 1959 को लागू किया गया था। तो फैक्ट आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह फैक्ट पूछा गया है। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका अधिनियम है। तो आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था यह 1992 में पारित किया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यह 100% पूछा जा सकता है। इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के काल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 में जो पारित किया गया था अधिनियम, यह 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का, यह 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। इसी कारण से आप ध्यान दीजिएगा, इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, तो इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष जो 24 अप्रैल का दिन होता है उसको मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन जो है
जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था वह पूरे देश में लागू हो गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका जो संविधान का भाग 9 है इसमें पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक, तो आप ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 243 क से लेके अनुच्छेद 243 अड़ तक जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग क्या है हमारे संविधान का, तो भाग 9 है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पंचायतों से संबंधित एक प्रावधान और किया गया आपका आर्टिकल जो 40 है, आर्टिकल जो 40 है यानी कि आपका जो अनुच्छेद 40 है जो कि आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इसमें भी जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद पंचायती राज के गठन का जो उल्लेख है आपको 11वीं अनुसूची में मिलेगा, यानी कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसी के तहत जो है हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तथा इसी 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो पंचायती राज के गठन से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपकी जो 11वीं अनुसूची है उसमें कुल 29 विषय हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से जुड़े कुल जो है 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान था इसकी जो सिफारिश थी किसके द्वारा की गई थी, तो बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। यानी कि बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसी के द्वारा जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की सिफारिश की गई थी। तथा यह जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन किया गया था 1957 में। तथा इसी समिति ने बलवंत राय मेहता की समिति जो थी जो 1957 में गठित की गई थी, इसने सिफारिश की थी भारत में त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का जो सुझाव था वह दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्तुत की थी। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं जो थी वह निम्न थी: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो सुझाव दिया गया था उसके अनुसार पंचायती राज की जो 3 स्तरीय संस्थाएं थी वह कौन कौन सी थी। एक थी ग्राम पंचायत, दूसरी थी आपकी पंचायत समिति और तीसरी क्या थी, तो तीसरी आपकी थी जिला परिषद। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वर्तमान की अगर हम बात करें यानी कि लेटेस्ट की बात करें तो वर्तमान समय में पंचायत राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली में जो है 3 स्तर कौन कौन से निम्न है, तो इनको देख लीजिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आपको मिलेगा, मध्यवर्ती यानी कि खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत मिलेगा और जिला स्तर पर आपको जिला पंचायत मिलेगा। तो यह एकदम लेटेस्ट का है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, और किसी क्षेत्र पंचायत का राज्य, यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा अनुच्छेद 243 ग के तहत निर्धारित होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, किसी, ये फैक्ट क्या कह रहा है आपका, तो किसी क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र होता है राज्य सरकार के द्वारा अनुच्छेद 243 ग के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। किसी क्षेत्र पंचायत के गठन के लिए उस राज्य की जो जनसंख्या है 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है तो उस क्षेत्र का जो जनसंख्या है उसकी जो, आप ध्यान दीजिएगा, किसी क्षेत्र पंचायत के गठन के लिए जो उस राज्य की जनसंख्या है 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिस राज्य में भी क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है उस राज्य की जनसंख्या जो है आपकी 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का जो चुनाव है लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 21 वर्ष होनी चाहिए। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 21 वर्ष की। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी कि ग्राम प्रधान और सदस्यों का जो चुनाव है ग्राम सभा के सदस्य यानी कि प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। यानी कि ग्राम प्रधान और उसके सदस्यों का जो चुनाव है ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से ग्राम प्रधान व उसके सदस्यों का चुनाव होता है। इसके बाद क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का जो चुनाव होता है क्रमशः क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का जो चुनाव होता है वो क्रमशः क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। फैक्ट आप याद देखिएगा, पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है, तो वह
5 वर्ष का होता है। तो ये सारे फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन फैक्टों को सम्मिलित किया गया इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, तो पंचायतों का जो चुनाव है उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराने व समय से पूर्व भंग होने के लिए पंचायत के लिए 6 माह के भीतर जो है चुनाव कराने का प्रावधान है। कि मान लीजिए समय से पूर्व कोई पंचायत अगर भंग हो जाती है या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके कार्यकाल की समाप्ति या उसके भंग होने के पश्चात जो है मतलब 6 माह के भीतर जो है चुनाव जो है पंचायतों का करा लेना चाहिए, ये प्रावधान किया गया है। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पंचायतों का जो आपका निर्वाचन है कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि पंचायतों का जो निर्वाचन है उसकी व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में एक साथ 1959 में लागू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में एक साथ 1959 को लागू की गई थी। पंचायतों की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पंचायतों की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। इसके अलावा किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से हम ग्राम सभा कहते हैं। यानी कि किसी ग्राम की जो निर्वाचक नामावली होती है उसमें जो दर्ज नाम होते हैं उन व्यक्तियों को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ग्राम सभा। इसके अलावा ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग शामिल किए जाते हैं। यानी कि जो ग्राम सभा होती है उसकी जो नामावली होती है उसमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग को सम्मिलित किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, इसके अलावा कुछ अन्य समितियां भी गठित की गई थी जो पंचायती राज से संबंधित है। तो इनको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1977 में बलवंत राय मेहता के बाद एक और समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। इसका गठन किया गया था 1977 में। इसने जो है त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। यानी कि इसने जो जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत के गठन का प्रावधान किया, यानी कि सुझाव दिया था। यानी कि बलवंत राय मेहता जो थे आपके, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन बलवंत राय मेहता की जगह जो अशोक मेहता समिति थी उसने द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अशोक मेहता की समिति के बाद एक समिति और गठित की गई जिसका नाम था GVK राव समिति। इसका गठन किया गया था 1985 में। यह भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावा आपका जो अगला है समिति GVK राव के बाद समिति का गठन किया गया था LM सिंघवी समिति का। इसका गठन किया गया था 1986 में। तथा आपकी जो LM सिंघवी समिति थी इसने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी। इसको आप स्टार मार्क लीजिएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की जो सिफारिश है वह की गई थी LM सिंघवी समिति के द्वारा। कब, तो 1986 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पंचायत में आरक्षण का जो प्रावधान है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की पंचायतों में आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इसके अलावा आज का लास्ट फैक्ट यहाँ पे हमारा है, पंचायतों में स्त्रियों के लिए 1/3 स्थान यानी कि 1/3 जो स्थान है वह आरक्षित करने का प्रावधान है स्त्रियों के लिए पंचायतों में। तो दोस्तों यह हमारा पहला टॉपिक था ग्राम समाज और विकास का। इस टॉपिक का नाम था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला टॉपिक हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।